एवरीवन, तो हम कंटिन्यू करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्यूलर इवेंट्स को आगे। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो तरह के इवेंट्स हो रहे थे। कौन से? एक वैस्कुलर इवेंट्स और दूसरा सेल्यूलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट्स में हमने 5 तरह के स्टेजेस देखे थे। कौन सी 5 स्टेजेस थी वैस्कुलर इवेंट्स में? सबसे पहला वेजो कंस्ट्रिक्शन, फिर वेजो डायलेशन, फिर वेजो डायलेशन के वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के वजह से प्लाज्मा पेरिफेरल प्लाज्मा जोन लीक आउट हो जा रही थी, जिसको हम ट्रांसयूडेशन कह दे रहे थे। उसके वजह से स्लोइंग या स्टेसिस हो जा रहा था। फिर उसके बाद एमिग्रेशन हो जा रहा था ल्यूकोसाइट्स का। देन हमने पढ़ा था सेल्यूलर इवेंट्स। सेल्यूलर इवेंट्स में हमने देखा कि किस तरीके से WBCs ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकलते हैं एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में, जिसमें कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहला था रोलिंग, जो कि एक लूज एडहेशन था। फिर उसके बाद एडहेशन, जो कि एक फर्म एडहेशन था। फिर उसके बाद एमिग्रेशन था, जिसमें ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियम लाइनिंग और बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़कर एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में पहुंच जा रहे थे। और इसी का यही एक्सुडेशन ऑफ WBCs में लास्ट इवेंट है कीमोटैक्सिस। एक्सुडेशन ऑफ WBCs में 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला रोलिंग, दूसरा एडहेशन, तीसरा एमिग्रेशन, चौथा कीमोटैक्सिस। ठीक है, आइए कीमोटैक्सिस फटाफट खत्म कर लेते हैं, फिर हम फैगोसाइटोसिस पर जाएंगे। कीमोटैक्सिस क्या है? कीमोटैक्सिस इज द प्रोसेस वेयर WBCs move toward a specific area in the body, usually because of a signal that tells them where to go. In inflammation, this happens when there's an infection or injury and the body needs white blood cells to fight it. समझ में आया? कीमोटैक्सिस क्या है? वो एक प्रोसेस है जिसके वजह से WBCs को एक स्पेसिफिक एरिया में बुलाया जाता है। मतलब कि ऐसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के मास्ट सेल्स, बैक्टीरिया, ये सब ऐसे साइटोकाइन्स को रिलीज करेंगे जो एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में मैक्रोफेजेस बैठे हुए रहते हैं ना, मास्ट सेल्स बैठे हुए रहते हैं, वो ऐसे साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं जो कि WBCs को अट्रैक्ट करते हैं, सिग्नल देते हैं WBCs को, जो कि ब्लड वेसल्स में घूम रहे हैं। जो WBCs ब्लड वेसल्स में घूम रहे हैं, वो WBCs को यही मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस वाले ऐसे साइटोकाइन्स रिलीज करके ऐसे कीमो अट्रैक्टेंट्स सिक्रीट करके WBCs को ब्लड सर्कुलेशन से सिग्नल्स देकर बुलाते हैं कि आओ आओ, इस इंटरस्टिशियल स्पेस वाले जगह पर आओ, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, यहां पर कुछ पैथोजन, कुछ टॉक्सिन्स आए हैं, उनको यहां पर आके फैगोसाइटोस करो, खत्म करो। तो ऐसे सिग्नल्स, ऐसे कीमो अट्रैक्टेंट्स, ऐसे साइटोकाइन्स जो कि मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सिक्रीट करते हैं, जिसके वजह से WBCs जो ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, वो खिंचे चले आएंगे उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जहां पर इन्फ्लेमेशन चल रही है। उस प्रोसेस को कहेंगे कीमोटैक्सिस। समझ में आया? बहुत इजी था। अब जो WBCs एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में पहुंचेंगे ब्लड वेसल की एंडोथेलियम लाइनिंग को क्रॉस करके, तो उनको और कौन से बैरियर्स हैं ब्लड वेसल्स में, एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में, जो कि उन WBCs को पार करने पड़ेंगे। वो स्पेसिफिक
पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन की साइट पर पहुंचने के लिए। तो WBCs के लिए कौन से बैरियर्स आएंगे जो कि उन्हें पार करने पड़ेंगे उस इन्फ्लेमेशन वाली एरिया में पहुंचने के लिए। आइए देखते हैं इस नीचे वाले ऑरेंज बॉक्स में, ध्यान से देखिए। क्रॉसिंग बैरियर्स, white blood cells have to get from the blood vessels into the tissue where the problem is. To do this, they have to cross several barriers. यही जो मैंने आपको कहा, WBCs को ब्लड वेसल से अगर निकलकर उस प्रॉब्लम वाली एरिया में पहुंचना है तो उनको बहुत सारे बैरियर्स को पार करना पड़ेगा। 4 बैरियर्स हैं। कौन से? सबसे पहली, जब WBCs मार्जिनेशन करते हैं, पेवमेंटिंग करते हैं, है ना, पेरिफेरल जोन पर आते हैं, एंडोथेलियल सेल्स के साथ चिपकते हैं, सिलेक्टेंट्स और इंटेग्रिन्स, सिलेक्टेंट्स और सियालाइल्यूस एक्स मॉलिक्यूल का लूज एडिशन बनता है। फिर उसके बाद ICAM, VCAM, इंटरसेल्युलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ICAM, VCAM, ये मॉलिक्यूल्स का इंटेग्रिन्स, WBC के इंटेग्रिन्स के साथ फर्म एडिशन का बॉन्ड बनता है। अब WBC चिपक गए, है ना, एंडोथेलियम लाइनिंग के साथ। अब इसके बाद वो डायपिडेसिस करेंगे। फिर डायपिडेसिस के दौरान उनको सबसे पहला ब्लड वेसल की वॉल यानी एंडोथेलियम को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्हें बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी जो कि ठीक एंडोथेलियम लाइनिंग के नीचे है। फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स के अराउंड मायोफाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, उनको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक बार वो ब्लड वेसल से पूरा बाहर निकल आए, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो कि एक आप समझ लो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में एक जाल जैसा नेटवर्क बना रहा है, जिसमें लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन, ये सब के फाइबर्स पड़े हुए हैं। वो हो गया आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा WBCs को। तो 4 तरह के बैरियर्स हो गए। याद रखिए, बहुत इजी है बच्चों। कौन से? सबसे पहला ब्लड वेसल वॉल जो कि एंडोथेलियम है। फिर उसके बाद WBCs को बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी कोलेजनेसेस, प्रोटीनेसेस को सिक्रीट करके। फिर उसके बाद उनको मायोफाइब्रोब्लास्ट्स को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि ब्लड वेसल्स के अराउंड में रहते हैं। उसके बाद उनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी तोड़ के जाना पड़ेगा और इन्फ्लेमेशन की साइट में पहुंचना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये WBCs को अट्रैक्ट कौन करता है। कौन से साइटोकाइंस हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं जो कि WBCs को ब्लड सर्कुलेशन से एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में बुलाते हैं। 4 तरीके के हैं, ल्यूकोट्रीन, B4, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन, साइटोकाइंस, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। बस बहुत इजी है। ल्यूकोट्रीन्स, इट्स अ केमिकल मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, है ना। ये हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बने कैसे ये ल्यूकोट्रीन्स, ठीक है। केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो कि ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। उसमें हम ये ल्यूकोट्रीन पढ़ेंगे कि ये कब सिक्रीट होते हैं, कहां से सिक्रीट होते हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब हमारी ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है या कहीं पर भी किसी भी सेल में डैमेज हुआ तो वहां की सेल मेम्ब्रेन तो डेफिनेटली डैमेज होगी, वो टूटेगी। सेल मेम्ब्रेन में क्या था, लिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो जो लिपिड बायलेयर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें फैटी एसिड्स होते हैं। यही सेल मेम्ब्रेन के फैटी एसिड्स से ही
ल्यूकोट्रीन B4 बनता है। तो जब इन्फ्लेमेशन हुआ, ब्लड वेसल्स की सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हुई, जो टिश्यूज थे उनकी सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हुई, उनमें से ही उन्हीं के फैटी एसिड से बन गए ल्यूकोट्रीन्स। और इसका मतलब जो एरिया डैमेज हुआ था, है ना, जहां पर इन्फ्लेमेशन चल रही है, वहीं पर सिक्रीट हुआ ल्यूकोट्रीन, है ना। अब यही ल्यूकोट्रीन B4 WBCs को बुलाएगा कि आओ, यहां पर इंजरी हुई है, यहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, यहां पर आके हील करो चीजों को, है ना। तो ल्यूकोट्रीन हो गया एक कीमोटैक्टिक फैक्टर, कीमो अट्रैक्टेंट, जो कि कीमोटैक्सिस करवाएगा। दूसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स, हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी डिटेल में पढ़ेंगे। देन तीसरा है साइटोकाइन्स, दीज आर स्मॉल प्रोटीन्स दैट हेल्प रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड कैन सिग्नल WBCs टू मूव टू द इंफेक्शन साइट। साइटोकाइन्स इम्यून रेस्पॉन्सेज को रेगुलेट करते हैं, छोटे प्रोटीन्स होते हैं और सिग्नल करते हैं WBCs को इंफेक्शन साइट में आने के लिए। चौथा बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे कि फॉर्माइलेटेड पेप्टाइड्स, मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन जिस एरिया में चल रहा है, अगर वो एरिया में इन्फ्लेमेशन इंजुरी किसी बैक्टीरिया की वजह से है, तो वो बैक्टीरिया भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करेंगे, फॉर्माइलेटेड पेप्टाइड्स यहां पर लिख दिया है, जो कि WBCs को बुलाएंगे उस डैमेज इन्फ्लेमेशन वाली एरिया में। देखो कितना कितना अचंभित बात है कि बैक्टीरिया खुद आया है वहां पर, लेकिन वो खुद ही ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को सिक्रीट कर रहा है, जिसके वजह से WBCs उस बैक्टीरियल इन्वेजन वाले एरिया में खींचे चले आ रहे हैं, और वही WBCs फिर उसके बाद बैक्टीरिया के साथ फाइट करेंगे, उनका फैगोसाइटोसिस करेंगे, उन्हें किल करेंगे, अगर WBCs को सही कंडीशन मिली, अगर हमने सप्रेस नहीं किया अपनी बॉडी को मेडिसिन या फिर किसी और तरीकों से। सोचिए भगवान ने बॉडी को कितना मिराक्युलस बनाया है कि कुछ भी हो जाए हमारे बॉडी में, भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया कि वो किसी ना किसी प्रोसेस करके हमेशा होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने का प्रयास करती ही रहती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के लिए बीमारी इम्पॉसिबल है। आइए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस, सेल्यूलर इवेंट्स का फैगोसाइटोसिस। हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि WBCs के पहले मार्जिनेशन, पेवमेंटिंग हुई थी, फिर उन्होंने लूजिडेशन, फर्मेडेशन, फिर उसके बाद उन्होंने एमिग्रेशन किया, डायपेडेसिस करके वो कीमोटैक्सिस के थ्रू एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में पहुंच गए। अब WBCs आ तो गए ब्लड वेसल्स के बाहर, अब वहां पर एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में अब उनको जो भी पैथोजन मिलेगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कोई भी दूसरे टॉक्सिन्स, उनको वो खा जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम कह देते हैं फैगोसाइटोसिस। बस इतना इजी है। आइए फटाफट पढ़ लेते हैं फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। Phagocytosis is defined as the process of engulfment of solid particulate material by the cells. Cell eating. The cells performing this function are called phagocytes. मतलब कि phagocytosis एक प्रोसेस है सॉलिड पर्टिकुलेट मटेरियल को एनगल्फ करने की। सॉलिड पर्टिकुलेट मटेरियल मतलब कि कोई भी टॉक्सिन्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो है उनको एनगल्फ करके, डिस्ट्रॉय करके खाने की प्रथा, प्रोसेस को हम कह देते हैं फैगोसाइटोसिस। और जो सेल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, जो सेल्स यही सॉलिड पर्टिकुलेट मटेरियल को खत्म करते हैं, एनगल्फ करके खाते हैं, उन सेल्स को हम फैगोसाइट्स कह देते हैं। आइए देखते हैं फैगोसाइट्स कौन कौन से सेल्स होते हैं। हमारे दो मेन टाइप के होते हैं फैगोसिटिक सेल्स। पहला पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स।
which appear early in acute inflammatory response, sometimes called as macrophages. ये मैंने आपको सबसे इन्फ्लेमेशन की सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसमें सबसे पहले जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले, वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अगर आपको याद है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था, तो न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोबेटेड होता है, मतलब उसके बहुत सारे लोब्स होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग रहती है। इसीलिए हम न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कह देते हैं। पॉलीमॉर्फो मतलब बहुत सारी मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियस की अलग अलग मॉर्फोलॉजी, बहुत सारी मॉर्फोलॉजी अलग अलग न्यूट्रोफिल्स में, इसलिए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस की बहुत सारी मॉर्फोलॉजी अलग अलग न्यूट्रोफिल्स में, इसलिए हम न्यूट्रोफिल्स को PMNs भी बोल देते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अर्ली स्टेज पर आते हैं और इनको हम कभी कभी माइक्रोफेजेस भी कह देते हैं। और दूसरे फैगोसाइट्स कौन से हैं? सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स एंड फिक्स्ड टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स कॉमनली कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। ठीक है, मतलब कि मोनोसाइट्स जो होते हैं जब वो ब्लड सर्कुलेशन में चलते हैं तब हम उनको मोनोसाइट्स कह देते हैं, और यही मोनोसाइट्स जब ब्लड वेसल को क्रॉस करके एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में बस जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, तब यही मोनोसाइट्स को हम मैक्रोफेजेस कह देते हैं, या फिर फिक्स्ड टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। बस दो तरह के फैगोसिटिक सेल्स, बहुत इजी है, एक है माइक्रोफेजेस, एक है मैक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस कौन से होते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अर्ली स्टेज पर आते हैं। दूसरा सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स, और फिक्स्ड टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स, जिनको हम मैक्रोफेजेस भी कह देते हैं। अब ये फैगोसिटिक सेल्स ब्लड वेसल क्रॉस करेंगे, एमिग्रेशन, डायपिडेसिस, वो सब करके कीमोटैक्सिस के थ्रू पहुंच गए अपनी इन्फ्लेमेशन वाली, इन्फेक्शन वाली जगह पर, एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस पर। ठीक है, अब एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में पहुंचकर यही न्यूट्रोफिल्स या फिर माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस दोनों जब पहुंच गए टिश्यू स्पेस में, तब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मतलब कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने में, टॉक्सिन्स को, वहां पर कोई भी पैथोजन को खत्म करने में हेल्प करते हैं ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हो गए? लाइसोजाइम, प्रोटीएज, कोलेजिनेज, इलास्टेज, लाइपेज, प्रोटीनेज, जेलाटिनेज, एसिड हाइड्रोलेजेस, है ना? These enzymes degrade collagen and extracellular matrix। हाँ जी, हमने कीमोटैक्सिस में अभी जस्ट पढ़ा कि WBCs को 4 तरह के बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ रहा था, उनमें से लास्ट बैरियर था एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कहा था कि एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स आप एक जाल की तरह समझ लो, ब्लड वेसल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में एक जाल की तरह रहता है एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, जो कि कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन, ये सबसे बना रहता है। तो इन सबको भी क्रॉस करना है, तोड़ना है WBCs को, तो वो किससे तोड़ेंगे? कोलेजिनेज, इलास्टेज, जेलाटिनेज, ये सबको सिक्रीट करके, ये सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होंगे वही कोलेजन को डिग्रेड करेंगे और एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स को डिग्रेड करेंगे। द माइक्रोब अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस बाय पॉलीमॉर्फ्स एंड मैक्रोफेजेस एंड इन्वॉल्व्स 3 फॉलोइंग स्टेप्स।
जो माइक्रोब है, जो पैथोजन है, जो कि आया है, इन्वेड किया है हमारे शरीर में, हमारे एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में, उस माइक्रोब को, उस पैथोजन को कौन खत्म करेगा, कौन खाएगा, कौन फैगोसाइटोस करेगा? यही पॉलीमॉर्फ्स और मैक्रोफेजेस, फैगोसिटिक सेल्स, है ना। किस तरह करेंगे? 3 स्टेप्स के थ्रू फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहला रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, दूसरा एनगल्फमेंट, तीसरा किलिंग एंड डिग्रेडेशन। मतलब कि सबसे पहले WBCs जो होंगे, फैगोसिटिक सेल्स, जो माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस हैं, वो सबसे पहले ना माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा है, कहां पर है बैक्टीरिया, वायरस, जो भी। फिर उसके बाद एक बार पकड़ लिए उनको कि हाँ मिल गया बैक्टीरिया, पैथोजन। अब एक बार वो रिकॉग्नाइज कर लिए, अब वो उनसे अटैच हो जाएंगे, एकदम टाइटली अटैच हो जाएंगे। टाइटली अटैच होने के बाद वो उनको अपने अंदर ले लेंगे, जिसको हम एनगल्फमेंट कह देते हैं। एक बार अंदर ले लिए उस पैथोजन को, WBC अपने अंदर ले लिए, एनगल्फ कर लिए, उसके बाद WBCs उस पैथोजन को अपने अंदर खत्म कर देंगे एंजाइम्स को सिक्रीट करके, लाइसोसोम के एंजाइम्स को सिक्रीट करके, जिसको हम किलिंग और डिग्रेडेशन के स्टेप में पढ़ेंगे कि वो कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट करके उस एनगल्फ्ड पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं डिटेल में फैगोसाइटोसिस के 3 प्रोसेस। सबसे पहला रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, दूसरा एनगल्फमेंट, खा जाना, और तीसरा मार देना, किलिंग एंड डिग्रेडेशन। बस 3 सिंपल स्टेप्स है। आइए फटाफट कर लेते हैं, बहुत इजी है, डरना नहीं है। सबसे पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस का, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। तो आप ये बात समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इजी है कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब के ऊपर कौन से लगी रहती हैं अटैचमेंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हेल्प करते हैं फैगोसाइटोसिस को, इस बैक्टीरिया या पैथोजन को एनगल्फ करने के लिए, है ना। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस है रिकॉग्निशन और अटैचमेंट के लिए, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में, और ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब के भी सरफेस पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिकॉग्निशन और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या होता है। बहुत इजी है, याद रख लीजिए। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप 2 रिसेप्टर्स याद कर लीजिए, ठीक है। जो ल्यूकोसाइट्स है उसमें ये याद कर लीजिए, मैनोज रिसेप्टर, और ये याद कर लीजिए स्कैवेंजर रिसेप्टर, ठीक है। मैनोज रिसेप्टर क्या करता है, वो जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करता है। और स्कैवेंजर रिसेप्टर क्या करता है, जो ऑक्सीडाइज्ड LDL होता है ना, ऑक्सीडाइज्ड LDL, जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसके वजह से जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे ब्लड वेसल्स के सरफेस पर, ब्लड वेसल की लाइनिंग में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ मिलके जो ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना, उसको खाने का काम कौन करते हैं, मैक्रोफेजेस। कैसे करते हैं, स्कैवेंजर रिसेप्टर के हेल्प से। मतलब कि जो ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना था हमारे ब्लड वेसल्स के सरफेस पर, उनको
खाने का काम कौन करेगा? मैक्रोफेज करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे? इन ऑक्सीडाइज्ड लिपोप्रोटीन से बाइंड करके करेंगे। किससे बाइंड होंगे? स्कैवेंजर रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होके वो मैक्रोफेजेस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को खा जाएंगे, एनगल्फ कर लेंगे। तो डब्ल्यूबीसीज के सरफेस पर सबसे पहले दो रिसेप्टर्स याद कर लीजिए। एक मैनोज रिसेप्टर जो कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया से अटैच होके उसको एनगल्फ करेगा। दूसरा स्कैवेंजर रिसेप्टर जो कि ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड करके मैक्रोफेजेस उस ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को एनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, ये दो याद हो गए, मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर। खत्म। अब बैक्टीरिया पर आते हैं। बैक्टीरिया के सेल सरफेस पर, सेल वॉल पर कुछ ऐसे चीजें लगी रहती हैं जिनको हम ऑप्सोनिन्स कह देते हैं। ऑप्सोनिन्स मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के सीक्वेंसेस जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन में रहेंगे, जो कि हेल्प करेंगे, किसको हेल्प करेंगे? डब्ल्यूबीसीज को आसानी से इस बैक्टीरिया से अटैच होके उसको खा जाने के लिए। तो ऑप्सोनिन्स जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसीज का काम आसान कर देते हैं एक बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन को एनगल्फ करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्सोनिन्स कौन से? तीन याद रखें, आईजीजी, C3b, लेक्टिन। बस इजी है, आईजीजी, C3b और लेक्टिन। यहां पर हमने दो कौन से रिसेप्टर याद किए थे जो कि डब्ल्यूबीसीज के सरफेस पर होते हैं। एक याद किया था हमने मैनोज रिसेप्टर, दूसरा स्कैवेंजर रिसेप्टर। अब जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में जो चीजें लगी रहती हैं जो कि डब्ल्यूबीसीज को इजी कर देती है इन बैक्टीरिया को खाने के लिए, उन चीजों को, उन अटैचमेंट्स को हम कह देते हैं ऑप्सोनिन्स। यहां पर हमने ऑप्सोनिन्स के तीन एग्जांपल याद रखे जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में लगे रहते हैं। कौन से? आईजीजी, C3b और लेक्टिन। आईजीजी, C3b और लेक्टिन। ये हो गया एंटीजन। बैक्टीरियल सेल वॉल में जो एंटीजन है, उस एंटीजन से बाइंड की हमारी बॉडी की एंटीबॉडी आईजीजी। तो ये जब एंटीबॉडी किसी भी बैक्टीरियल एंटीजन से बाइंड करेगी तो ये आईजीजी एंटीबॉडी एक ऑप्सोनिन बन गई। अब जो भी मैक्रोफेज या कोई भी ल्यूकोसाइट आएगा वो पहले इस एंटीबॉडी के ये वाले पोर्शन, जिसको हम एफसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी कह देते हैं, उससे बाइंड करेगा कोई भी मैक्रोफेज, कोई भी दूसरा ल्यूकोसाइट, और फिर अपने वो स्यूडोपॉड्स निकालेगा और आराम से इस बैक्टीरिया को खा जाएगा। तो आईजीजी हो गया एक ऑप्सोनिन। दूसरा ऑप्सोनिन हो गया C3b। C3b एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है और वो कब आता है? ये जैसे एंटीजन हुआ, एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई और वो उस एंटीजन से बाइंड कर गई। फिर एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के साथ C1, C4, C2 फिर C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करेंगे और फिर ये C3b जो ऑप्सोनिन बन गया, अब यही C3b बाइंड किससे करेगा? C3b रिसेप्टर के साथ जो कि मैक्रोफेज के सरफेस पर है। तो C3b ऑप्सोनिन जो कि बैक्टीरिया के ऊपर लग गए ऑप्सोनिन्स, वो बाइंड करेंगे मैक्रोफेज के C3b रिसेप्टर के साथ। तीसरा ऑप्सोनिन क्या है? लेक्टिन, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, वो भी बैक्टीरिया के सरफेस पर लगा हुआ रहता है। ये भी लेक्टिन जो है ऑप्सोनिन, वो बाइंड करेगा लेक्टिन रिसेप्टर के साथ जो कि
मैक्रोफेज के सरफेस पर है। और यही लेक्टिन ऑप्सोनिन मैक्रोफेज के या ल्यूकोसाइट्स के काम को, एनगल्फमेंट के काम को इजी बना देंगे। तो 3 तरह के ऑप्सोनिन्स हमने पढ़े, आईजीजी, C3b, लेक्टिन, जो कि बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन के सरफेस पर होते हैं। और मैक्रोफेज के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, आईजीजी रिसेप्टर, C3b रिसेप्टर, लेक्टिन रिसेप्टर, जो कि ये सारे रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं WBCs को कोई भी पैथोजन के ऑप्सोनिन्स के साथ बाइंड करने के लिए, और ताकि वो WBCs कोई भी पैथोजन को बहुत आसानी से अपने अंदर लेकर एनगल्फ कर लें। ठीक है, तो यही था रिकॉग्निशन और अटैचमेंट का प्रोसेस। आइए देखते हैं इसे डिटेल में। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस कब शुरू होती है? जब मैक्रोफेजेस के सरफेस पर सरफेस रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, जैसे मैनोज रिसेप्टर्स, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, और यही सरफेस रिसेप्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ बाइंड करके उनसे अटैच होके उनको एनगल्फ कर लेते हैं। The process of phagocytosis is further enhanced when the microorganisms are coated with specific proteins, opsonins, from the serum, or they get opsonized. Opsonin establish a bond between bacteria and the cell membrane of phagocytic cell. The main opsonins present in the serum and their corresponding receptors on the surface of the phagocytic cells, PMNs, macrophages, are as under. है जो मैंने आपको पहले डायग्राम में समझाया वही चीज लिखी हुई है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेस ऐसे कुछ प्रोटीन्स से कोट हो जाते हैं जिनको हम ऑप्सोनिन्स कह देते हैं, और ऑप्सोनिन्स ही हेल्प करते हैं बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फैगोसिटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के बीच का बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करते हैं ऑप्सोनिन। ठीक है, ऑप्सोनिन क्या होते हैं? ऑप्सोनिन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेस को कोट कर देते हैं, और यही ऑप्सोनिन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फैगोसिटिक सेल्स की बाइंडिंग के लिए। ऑप्सोनिन्स हेल्प करते हैं, इजी कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फैगोसिटिक सेल्स की बाइंडिंग को, बहुत इजी कर देते हैं, बहुत जल्दी करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं जो 3 तरह के ऑप्सोनिन्स जो हमने पहले डायग्राम में देखे थे, आईजीजी, C3b और लेक्टिन्स। यही देखा था हमने डायग्राम में, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आईजीजी, C3b और लेक्टिन, ये 3 ऑप्सोनिन्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेस पर कोट होंगे, और मैक्रोफेजेस या WBCs के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स रहेंगे वो कौन से हैं? मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स जैसे C3b के रिसेप्टर, IgG के रिसेप्टर, लेक्टिन के रिसेप्टर, ये सारे रिसेप्टर्स भी होंगे मैक्रोफेजेस के सरफेस पर। ऑप्सोनिन्स को देखते हैं। IgG मैंने आपको बोला था इम्यूनोग्लोबुलिन G है, एंटीबॉडी है जो कि हमारे ब्लड में नेचुरली पाया जाता है। एक डाइमर होता है IgG, IgM होता है पेंटामर। ठीक है, तो IgG जो होता है वो ब्लड में नेचुरली पाया जाता है, और IgG क्या करता है? बैक्टीरिया के जो सेल वॉल में जो एंटीजेंस हैं उनके साथ एंटीबॉडी IgG बाइंड करेगी। अब क्या किया IgG एंटीबॉडी ने? बैक्टीरिया को पूरी तरीके से घेर लिया, है ना। बैक्टीरिया के जो एंटीजेंस हैं, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में, पूरे एंटायर सेल वॉल में बैक्टीरियल एंटीजेंस प्रेजेंट है, तो वो पूरे बैक्टीरिया को IgG एंटीबॉडी ने बैक्टीरियल एंटीजेंस के साथ वो बाइंड होके पूरे बैक्टीरिया को कोट कर लिया, है ना। अब
आईजीजी एक ऑप्सोनिन बन गया, मतलब कि ऑप्सोनिन ने पूरी तरीके से बैक्टीरिया को कोट कर लिया। अब ये आईजीजी ऑप्सोनिन मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स या कोई भी दूसरे डब्ल्यूबीसी का काम बहुत आसान कर देंगे। मतलब कि अब जो मैक्रोफेजेस के सेल मेम्ब्रेन में आईजीजी के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, आईजीजी रिसेप्टर, वो आईजीजी के एफसी पोर्शन के साथ बाइंड करेंगे और बहुत आराम से बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेंगे। यही मैंने आपको समझाया था उस डायग्राम में। बहुत इजी है। आईजीजी एक ऑप्सोनिन है। ऑप्सोनिन क्या करता है? कोई भी डब्ल्यूबीसी के फैगोसाइटोसिस एनगल्फमेंट के प्रोसेस को बहुत इजी कर देता है। कैसे? आईजीजी बैक्टीरिया के पूरे सेल सरफेस में बैक्टीरियल एंटीजेंस के साथ बाइंड करेगा, पूरे बैक्टीरिया को कोट कर देगा, जिसके वजह से किसी भी मैक्रोफेज या डब्ल्यूबीसी के लिए उस बैक्टीरिया को जो कि आईजीजी से कोटेड है, तो उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करना उस डब्ल्यूबीसी के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आईजीजी के रिसेप्टर्स होते हैं मैक्रोफेजेस के सरफेस पर। तो आईजीजी रिसेप्टर जो कि मैक्रोफेजेस के सरफेस पर है, वो बाइंड करेंगे आईजीजी के साथ। और आईजीजी किससे अटैच्ड है? बैक्टीरियल एंटीजेंस के साथ, बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया को कोट किया हुआ है ना आईजीजी ने, तो आईजीजी ने कोट किया बैक्टीरिया को और फिर आईजीजी के साथ बाइंड किए मैक्रोफेजेस थ्रू आईजीजी रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मैक्रोफेजेस। अब ये तीनों बॉन्ड बन गए, मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरियल एंटीजेंस के ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड किए आईजीजी रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस के सरफेस पर, है ना। ये बन गया। अब मैक्रोफेजेस आराम से उस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेंगे, मतलब एनगल्फ कर लेंगे। बस इतना ही इजी था। फिर C3 भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये भी एक ऑप्सोनिन है, ये भी वही करेगा, बैक्टीरिया को एनगल्फ करने का प्रोसेस को आसान बना देगा। और ये वाले C3 भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का और एक काम है जो कि कीमोटैक्सिस में हेल्प करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को उस साइट ऑफ इंफेक्शन में आने के लिए और बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करने के लिए। तीसरा लेक्टिन्स। लेक्टिन्स एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के सरफेस पर रहते हैं और ये इम्यून सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो बैक्टीरिया के सरफेस पर लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, वो हमारे इम्यून सेल्स को उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमारे इम्यून सेल्स उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करके उनको टारगेट करके उनके सेल वॉल से चिपक कर उन्हें आराम से एनगल्फ करके फैगोसाइटोस कर सके। तो ये तीन तरह के ऑप्सोनिन्स हो गए। फिर से ऑप्सोनिन्स क्या है? वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरीके से कोट कर देते हैं, जिनकी वजह से डब्ल्यूबीसीज के लिए उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करना और फैगोसाइटोस करना बहुत इजी हो जाता है। तीन तरह के ऑप्सोनिन्स, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और लेक्टिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। आइए इस डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए आप ए वाला डायग्राम, बस ए वाले में फोकस करें, ठीक है। इस ए वाले डायग्राम में क्या दिया है? ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ऊपर नीचे जो ग्रीन कलर का ओवल शेप दिख रहा है, वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है। उस बैक्टीरिया के ऊपर वाला जो ग्रीन वाला बैक्टीरिया है, उसके ऊपर आईजीजी ऑप्सोनिन ने कोट किया हुआ है और जो नीचे वाला बैक्टीरिया ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऑप्सोनिन ने उसे कोट किया हुआ है। बस सिंपल।
बिल्कुल टफ नहीं है। आप पूरी तरीके से ए वाले में फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ ए वाले में। इसमें क्या है, जो ऊपर नीचे जो ग्रीन कलर का आपको ओवल शेप्ड दिख रहा है वो है आपका बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन, ठीक है। इसी बैक्टीरिया या पैथोजन को कोट किया हुआ है IgG ऑप्सोनिन ने और C3b ऑप्सोनिन ने। बस अब ऑप्सोनिन्स मैंने आपको क्या बोला था, ऑप्सोनिन एक स्पेसिफिक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सरफेस को कोट करते हैं और ये WBCs के काम को आसान कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बीच वाला जो पिंक कलर का हमें दिख रहा है बड़ा सा, ये है हमारा न्यूट्रोफिल, ठीक है, या कोई भी दूसरा फैगोसिटिक सेल, ठीक है। अब इस फैगोसाइटिक सेल के ऊपर है हमारे IgG ऑप्सोनिन के FC रिसेप्टर, ठीक है, और C3b ऑप्सोनिन के C3b रिसेप्टर, ठीक है। तो मैक्रोफेज या कोई भी दूसरे फैगोसिटिक सेल के सरफेस पर IgG ऑप्सोनिन का FC रिसेप्टर है और C3b ऑप्सोनिन का C3b रिसेप्टर है। तो बस रिसेप्टर है तो वो बाइंड कर जाएंगे और एक बार FC रिसेप्टर IgG के साथ बाइंड किया और एक बार C3b रिसेप्टर C3b के साथ बाइंड किया तो बस आराम से वो एक बार बस बाइंडिंग हो गई, रिकॉग्निशन हो गया, अटैचमेंट हो गई, तो बस एनगल्फमेंट तो आराम से ही हो जाएगी, क्योंकि एक बार ये रिसेप्टर्स FC रिसेप्टर और C3b रिसेप्टर ने अपने करस्पॉन्डिंग ऑप्सोनिन्स के साथ अटैचमेंट बना ली, बॉन्ड बना ली, तो अब बैक्टीरिया कहीं नहीं भाग सकता, उसको एनगल्फ होना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए इसी वजह से ऑप्सोनिन्स ल्यूकोसाइट्स का काम बहुत आसान कर देते हैं, क्योंकि ऑप्सोनिन्स के रिसेप्टर्स रहते हैं WBCs के सरफेस पर, जिसके वजह से वो अटैच हुए ऑप्सोनिन्स के साथ और बैक्टीरिया कहीं पर भी भाग नहीं सका, तो वो आराम से एनगल्फ हो जाएगा। अब आप दूसरा डायग्राम देखें, बहुत ध्यान से सिर्फ और सिर्फ बी वाले डायग्राम पे फोकस करें। इसमें क्या है, स्यूडोपॉड एनगल्फिंग द ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल, मतलब कि एक बार रिकॉग्निशन हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो अब यहां पर एनगल्फमेंट हो रहा है, मतलब वो अंदर ले रहे हैं मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, जो भी फैगोसिटिक सेल है, अब वो उस पैथोजन बैक्टीरिया को अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। इजी। सी वाले डायग्राम देखो, पूरी तरीके से सी में फोकस करो। अब एक बार अंदर एनगल्फ कर लिया हमने बैक्टीरिया को, उसका वैक्यूल बन गया जिसको हम फैगोसिटिक वैक्यूल कह देते हैं। उसके बाद डीग्रैन्युलेशन होगा। डीग्रैन्युलेशन मतलब कि जो फैगोसिटिक वैक्यूल बना है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स छोड़े जाएंगे उस बैक्टीरियम को मारने के लिए, है ना। डी वाले में आप देखो, बहुत ध्यान से डी पे, सिर्फ और सिर्फ डी पे फोकस करो। फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशन आफ्टर फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम ऑफ द सेल, मतलब कि जब फैगोसिटिक वैक्यूल बना था उसके बाद ये वाले फैगोसिटिक वैक्यूल के साथ जो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं, है ना, लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, करेक्ट। तो ये जो फैगोसिटिक वैक्यूल बना था जिसके अंदर बैक्टीरियम था, उस फैगोसिटिक वैक्यूल के साथ लाइसोसोम्स फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। फैगोसिटिक वैक्यूल के साथ किसने फ्यूज किया, लाइसोसोम ने फ्यूज कर लिया, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या कह दिया, फेगोलाइसोसोम। क्या, फेगोलाइसोसोम। फैगोसिटिक वैक्यूल प्लस लाइसोसोम्स इज कॉल्ड फेगोलाइसोसोम। अब एक बार लाइसोसोम्स फ्यूज कर गए इस फैगोसिटिक वैक्यूल में, अब लाइसोसोम्स के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो भी हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट
करने वाले एंजाइम्स, जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो सब रिलीज होंगे और उस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ के पूरा डाइजेस्ट कर देंगे। यही है, इजी है। तो नीचे वाले में अब देखें, in short, the phagocyte surrounds the opsonized particle with arms, pseudopods, creates a bubble around it and then digests it by fusing the bubble with digestive organelles, lysosomes. ठीक है, बहुत इजी था। ए वाले में क्या हुआ, रिकॉग्निशन और अटैचमेंट। ठीक है, जो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल या कोई भी ल्यूकोसाइट था, उसके सरफेस पर ऑप्सोनिन्स के रिसेप्टर्स थे, जिसके वजह से वो ऑप्सोनिन के रिसेप्टर्स अपने करस्पॉन्डिंग ऑप्सोनिन्स के साथ बाइंड किए और वो ऑप्सोनिन्स किसके साथ जुड़े हुए थे, बैक्टीरिया के साथ जुड़े हुए थे। तो अब उन्होंने रिकॉग्निशन करके अटैचमेंट कर ली, तो अब उन्होंने दूसरे स्टेप में एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद तीसरे स्टेप में फैगोसिटिक वैक्यूल बना। फैगोसिटिक वैक्यूल बनने के बाद चौथे स्टेप में फैगोसिटिक वैक्यूल लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो गए और अब फैगोलाइसोसोम बन गया। अब फैगोलाइसोसोम बनने के बाद यही फैगोलाइसोसोम के अंदर उस बैक्टीरिया का पूरा डाइजेशन हो जाएगा। किसके वजह से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के वजह से। ठीक है, इजी। एनगल्फमेंट में फटाफट से देख लेते हैं, बहुत इजी है।